अच्छा, ज्वाइन हो गई हैं। पता नहीं क्या गड़बड़ हो गया, किसी डबल 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 आईडी से जूम ऑन हो रहा है। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटम् चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। क्या है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं लेक्चर तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन मैं कुछ तो दूसरा आईडी से ज्वाइन हो गया था। एक मिनट रुक जाइए, मैं आप लोग को यहाँ पे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। हाँ, देखिए आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं। किसी के कोई पेशेंट हैं तो पेशेंट लेके आ सकते हैं। मैं वहां पे जय मंगल रस के बारे में बता रहा था, फिर से बताऊं यहाँ पे। शशि मैडम कैसी हैं आप? आपका रिजल्ट आ गया शशि मैडम? एक बार गुड ऑन। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग सर। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम? हाँ जी सर। नहीं सर, अभी रिजल्ट नहीं आया मेरा। अभी तक नहीं आया? नहीं सर। पेपर चेक करने वाले अभी तक नहीं मिले? परमात्मा जाने, अब देखिए क्या होता है। तो आप अभी सेकेंड ईयर में तो चली गई ना? हाँ, वो तो सर सिस्टम इन लोग का वैसे ही चलता है ना। वो तो फी वगैरह सेकेंड ईयर की इन्होंने दिसंबर लास्ट में ही ले लिया था। हाँ। तो उस हिसाब से तो सारी चीजें हैं अपना। अच्छा। वैसे भी सेकेंड ईयर में थीसिस होती है। अच्छा, ठीक है। जी सर। तो जी आपका सर। कब है थीसिस सबमिशन वगैरह, कब है प्रेजेंटेशन वगैरह होता है आपका? सिनॉप्सिस में सर हुआ था कि जो आईईसी के सामने होता है। हाँ, वो तो होता है। उसके बाद में मतलब जो हम लोगों का कैसे भारतीय विद्यापीठ में क्या होता था कि 3 प्रेजेंटेशन होते थे। प्री एमडी के 3 प्रेजेंटेशन, और उसके बाद में वो सजेशन मिलते थे एक्सपर्ट्स के, और उसके बाद में हमें ये होता था फाइनल मतलब थीसिस सबमिट, और उसके बाद एग्जाम में भी प्रेजेंटेशन होता था। ऐसा यहाँ पे था। जी सर। सबका अपना जी अपना सर। नियम रहता है। कोई बात जी नहीं। सर। चलिए, आप लोगों में से कोई पेशेंट के बारे में चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मुनमुन प्रताप जी नहीं है शायद, उनका एग्जाम है परसों से, शल्य का पेपर है उनका। तो अभी हम लोग जय मंगल रस के बारे में मैं फिर से बता देता हूँ। ऐसे मैंने किया था वहां पे चर्चा, लेकिन केवल फेसबुक के लोग को ही दिखा। तो मैं फिर से बताता हूँ। जय मंगल रस जो रहता है ना, ये स्वर्ण कल्प है। ये इसमें क्या होता है, शुद्ध इंगुल से निकाला हुआ पारा रहता है, पारद। हम लोग रसकल्प का प्रयोग जब से करने लगे हैं आयुर्वेदिक चिकित्सक, तब से हमारा आयुर्वेदिक चिकित्सा और ज्यादा अच्छा हो गया है। मतलब अगर चरक संहिता के टाइम पे अगर देखा जाए और सुश्रुत वाग्भट के टाइम पे देखा जाए, तो रस कल्पों का प्रयोग उतना नहीं होता था।
तो वो लोग पहले क्या कर जाते थे, लंघनम स्वेदनम कालो ये बागुस तिक्तको रसा, आम का पूरा पाचन कराने के बाद फिर मेडिसिन देते थे। बिना आम का पाचन किए कोई मेडिसिन ही नहीं देते थे। और बार बार चरक संहिता में बोला है कि अगर रक्त की दृष्टि है तो दूषित रक्त को बह जाने दो, जैसे रक्त प्रदर हो रहा है या फिर रक्तातिसार हो रहा है या रक्त पित्त है, दूषित रक्त को बहने दो। आमातिसार है तो आम को बहने दो, फिर लंघन कराए। इस तरह का चिकित्सा होता था। लेकिन दुनिया बदल गई, समय बदल गया, तो रिसर्चेज हुए। तो उन्होंने पारा और गंधक से, और पारा को तो शिव जी का शुक्र माना जाता है, वीर्य माना जाता है। तो उसमें जब रिसर्च हुआ तो पारा और गंधक से, गंधक मतलब पार्वती माता का रज, और शुक्र शिव जी का शुक्र, उसके संयोग से मेडिसिन बनाया गया। तो हमारी मेडिसिन और ज्यादा अच्छा और इफेक्टिव और कम टाइम पे काम करने लगी। तो इसीलिए जय मंगल रस जो है वह भी एक रसकल्प है, स्वर्ण कल्प है। तो इसमें पारा और गंधक है 1-1 तोला, शुद्ध टंकन है, ताम्र भस्म है, वंग भस्म है, स्वर्णमाक्षिक भस्म है, सिंधा नमक है, और सफेद मरीच। ये 1-1 तोला लेना है। स्वर्ण भस्म 2 तोला लेना है, बाकी सब 1-1 तोला लेना है। लौ भस्म 1 तोला, और रजत भस्म 1 तोला। अब इतना स्वर्ण चांदी ये सब डाला हुआ है भस्म को, तो ये इतना गुणकारी मेडिसिन है। तो पहले पारा और गंधक का कज्जली बना लेना है। फिर उन भस्मों को हम डायरेक्ट पारा नहीं खाने को दे रहे हैं, हम इसका भस्म बना के, कज्जली बना के दे रहे हैं। और ये आयुर्वेद की स्पेशलिटी है कि भस्म परीक्षा के लिए निश्चंद्रत्व, भारी तरत्व, रेखा पूर्णत्व, ऐसे जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से। और आजकल तो लैब में टेस्ट होता है कि वो एसओपी पूरा हो रहा है कि नहीं, स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। फिर उसके बाद में ये अलग अलग जो मेथड होता है, टीएलसी वगैरह जो होता है, उससे अगर वो पास होता है तभी ऐसे रसकल्पों का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि लॉज बहुत स्ट्रांग हो गए हैं अभी। तो इसमें फिर हम लोग क्या करते हैं कि ये सारे कजली बना के और अन्य जितने भी भस्म है उनको लेते हैं और बारीक कपड़चन चूर्ण से मतलब उसको छान कर फिर डालकर और मर्दन करते हैं, वो भी खलबत्ते में। और फिर धतूरे के पत्तों का रस, धतूरा का पत्ता का रस मतलब विष द्रव्य है, लेकिन वो वैवाही विकासी है, मतलब जहां गंतव्य तक लेके जाना है मेडिसिन को वहां तक लेके जाता है। इसलिए धतूरे के पत्तों का रस, हर सिंगार मतलब पारिजातक उसके पत्तों का रस, क्योंकि पारिजातक में इतना प्रॉपर्टी है कि हर धातुगत ज्वर में वो काम करता है, विषम ज्वर में काम करता है, और नर्व्स पे काम करता है। और उसी तरह से दशमूल का क्वाथ और चिरायते का क्वाथ, चिरायता जो है वो उत्तम ज्वरग्न है। इनके काढ़ा की 3-3 भावना देना है, भावना देना है और सुखाना है, फिर भावना देना है, फिर सुखाना है। बहुत मेहनत लगती है। और पहले के जमाने के वैद्य लोग खुद का खुद मेडिसिन बनाते थे, तो जितना मर्दन करने में टाइम लगता था उतना मेडिसिन कम और ज्यादा प्रभावशाली होती थी। तो ऐसा बना देना है। और फिर आधा रत्ती, एक रत्ती मतलब 125 mgm, आधा रत्ती मतलब 62.5 अंदाज से, उतना एमजीएम का गोली बना लेना है। फिर उसको सूखने के बाद शीशी में भर के रखना है। आजकल मार्केट में मिलता है जयमंगल रस। आप लोग कौन सा कंपनी का यूज करते हैं मुझे उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जयमंगल रस जो है इतना बढ़िया दवाई है, मैंने उसका प्रयोग किया है। तो इसका आधा रत्ती से एक रत्ती तक हम लोग प्रयोग करते हैं, दिन में 2 या 3 बार करते हैं। और इसका अनुपान है जीरा का चूर्ण और मधु के साथ। तो ये हर तरह के ज्वरों को नष्ट करने वाली एक दिव्य औषधि है, खासकर जीर्ण ज्वर। क्योंकि ऐसे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो मतलब ऐसे समझ नहीं आता है कि उसका कॉज क्या है। एलोपैथी डॉक्टर्स बोलते हैं कि इडियोपैथिक कॉज, मतलब पता नहीं है कि क्यों हो गया, या ऑटो इम्यून डिजीज ऐसे बोलते हैं। जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस मतलब स्क्लेरोटिक लीजन्स होते हैं, जख्म हो जाते हैं, जो हमारे जो माइलिन शीथ होता है ना, नर्व्स का जो एक कवरिंग होता है, इंसुलेशन, उसको वो डैमेज करते हैं पूरा माइलिन शीथ को। या ब्रेन में अगर होता है तो पिया मैटर, ड्यूरा मैटर, एरोक्नाइन मैटर, उसको डैमेज करते हैं और वहां जख्म हो जाता है। तो जो नर्व्स का कंडक्शन है वो हो नहीं पाता है। या फिर डीमाइलिनेटिंग डिजीज होता है जिसमें शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब हम हाथ हिलाना चाह रहे हैं लेकिन कुछ और उंगली हिल रही है। ऐसे डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, एल्जाइमर्स डिजीज हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, ब्रेन में एट्रोफिक चेंजेस हो रहा है, ब्रेन सूख रहा है,
और मतलब ऐसे जो धातु में ज्वर चला गया है, उनकी चिकित्सा नहीं हुई है। अगर आज के जमाने में देखिए किसी को फीवर आता है तो वो पैरासिटामोल और क्रोसिन यही खिलाया जाता है, आम दोष उधर ही रहता है। और ज्वर टेम्पररी कम हो जाता है, फिर एंटीबायोटिक बहुत सारा ऐसा बोझ डाल दिया जाता है एंटीबायोटिक का। ज्वर पूरी तरह से व्याधि ठीक नहीं हुआ है। और मैंने ऐसा देखा है कि ज्वर को राक्षस के रूप में हमारे वैद्य लोगों ने समझा था। ज्वर व्याधि अगर शरीर में है तो उसका समूल नाश करना बहुत जरूरी है। आम दोष अगर है तो वह फिर बार बार ज्वर आता है और उसको सप्रेस किया जाता है, और वाइसोडाइलेटेशन करके पसीना निकाल दिया, टेम्परेचर कम हो गया, बस ज्वर ठीक हो गया। ये आयुर्वेद की चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद पूरा आम दोष को पचन करता है, स्रोतस की शुद्धि करता है, और हर धातु और जो ये है सार किट्ट विभजन उसको अच्छा करना। अगर ये चिकित्सा नहीं होती है या शोधन नहीं होता है, लंघन नहीं होता है, पाचन नहीं होता है, तो ज्वर अंदर ही अंदर रसगत हो जाता है, रक्तगत होता है, मांसगत होता है, मेदोगत होता है, अस्थिगत होता है, फिर मज्जा तक जाता है और शुक्रगत भी हो जाता है। जब मज्जागत हो जाता है तो मतलब पेशेंट लोगों को जो हम बोलते हैं कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, फिर पार्किंसन डिजीज हो गया, ये हो गया वो हो गया, ये सब और हिस्ट्री में मिलता है, क्योंकि उनको ज्वर रहता था, बहुत दिनों तक ज्वर रहता था। तो अब मज्जा तक जो ज्वर चला गया उसको कौन दवाई ठीक करेगी? हमारे पास कुछ तो ऐसे रामबाण दवाई होना चाहिए कि रामचंद्र भगवान जब बाण मारते थे तो बराबर रावण के नाभि में लगता था। वैसा लक्ष्य वेदी कौन सी दवाई है? तो जय मंगल रस है, और इसका नाम ही है जय। हमेशा जय होता है और मंगल मंगल करता है। 2005 में मेरे पास एक केनिया से पेशेंट आए थे, एनआरआई थे, और उनके भाई आर्मी में थे। तो उनको ना डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया था और मल्टीपल स्क्लेरोसिस था। तो उनका मैंने हिस्ट्री निकाला पूरा कि आपको कैसे हुआ, क्या हुआ। वो खड़े नहीं हो पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे। बाकी वो ठीक थे, लेकिन वो चल नहीं पा रहे, बैलेंस नहीं कर पा रहे थे। तो उनको ये बताया गया था कि आपको डीमाइलिनेटिंग डिजीज है। जैसे कि वायर होता है हमारा, जैसे आपने लैपटॉप का वायर देखा होगा, अपना मोबाइल चार्जर का वायर देखा होगा, उसमें एक इंसुलेशन होता है ऊपर से, ताकि हमको करंट ना लगे। वैसे हमारे जो नर्व्स होते हैं उस पे एक इंसुलेशन होता है जिसको हम माइलिन शीथ बोलते हैं। तो उनके माइलिन शीथ डैमेज हो गए थे। तो वो कैसे होते हैं? अपने आप तो होंगे नहीं। एलोपैथी डॉक्टर बोलते हैं इडियोपैथिक कॉजेज, अननोन कॉजेज। ऐसा नहीं होता है। आयुर्वेद के हिसाब से धातुगत ज्वर जब होता है, वह ज्वर जो होता है वो धातु पाक करता है, मतलब जो उष्मा रहती है वो उनको जला देती है, माइलिन शीथ को डैमेज कर देती है, जला देती है, उसको धातु पाक बोलते हैं। अब वो थोड़ा हुआ है, पूरा धातु पाक होगा तो इंसान मर जाएगा। थोड़ा हुआ है, मज्जागत गया है। तो इसमें हमें वो माइलिन शीथ को रीजनरेट करना है। किससे हम करेंगे? तो जय मंगल रस, क्योंकि जो इसमें स्वर्ण भस्म है, स्वर्ण माक्षिक भस्म है, फिर जो भी और द्रव्य ना, हर श्रृंगार के पत्ते हैं, धतूरे का पत्ते का रस। धतूरे का पत्ते का रस जो है वो सूक्ष्म स्त्रोतोगामी है, वहां तक डायरेक्ट टारगेट पर, क्योंकि वैवाहिक विकासी वाले जो मेडिसिन है। और हमारे आचार्य लोग इतने इंटेलिजेंट थे, उन्होंने परफेक्ट दवाई कहाँ पे किसके कॉम्बिनेशन से क्या काम करती है वो उन्होंने पूरा रिसर्च करके बनाया है। हम लोग को बस देना होता है। और जिन्होंने दवाई बनाया, एक नया इन्वेंशन किया, डिस्कवरी किया, उन लोगों ने कितना मेहनत किया होगा। तो हम लोग कृतज्ञ हैं, मतलब उन लोगों के, वो आचार्य लोगों के, कि इतने सालों तक उन्होंने रिसर्च करके हम लोगों को ये आयुर्वेद का ज्ञान दिया है, दिव्य ज्ञान दिया है। तो अभी क्या है, धातुगत ज्वर जो रहता है, अगर दोष अल्प रहे, और जैसे ज्वर आया है, तरुण ज्वर है, एक्यूट फीवर है, तो अगर उसमें तो बोला है कि लंघनम स्वेदनम कालो या बागुस्तिक्त को रसा, पहले लंघन कराइए, फिर आम का पाचन कराइए, फिर कुछ काल तक जाने दीजिए। और लंघन भी बोला है 6 दिन 7 दिन कराना है। अगर भूख लग जाए फिर आम का पाचन कराएं, पाचन औषधियां दें। फिर लंघनम लंघनम स्वेदनम, पाचन नहीं बोला है, लंघनम स्वेदनम, स्वेदन देना है। और स्वेदन के भी अलग अलग टाइप बताए। फिर काल तक, कुछ टाइम तक जाने देना है कि वो पच जाए आम दोष। लंघनम स्वेदनम कालो यवागु, यवागु देना है, वो भी दीपन पाचन वाले। फिर तिक्त को रसा, तिक्त रस देना है, ऐसा हमारे आचार्य बोलते हैं। तिक्त रस का बाद में प्रयोग बोला है, तिक्त रस पूरा ज्वर को निकालता है। लेकिन इसकी चिकित्सा अच्छे से नहीं हुई, अगर लंघन नहीं हुआ, स्वेदन नहीं हुआ, और ज्वर चला गया, टेम्पररी चला गया, तो फिर वो रस धातु में जाएगा, रक्त में जाएगा। जैसे जैसे धातुओं में जाएगा वैसे वैसा विषम ज्वर होता है, जिसको हम संतत ज्वर बोलते हैं, सतत ज्वर बोलते हैं।
फिर अन्य दुष्ट ज्वर बोलते हैं, तृतीयक बोलते हैं, चतुर्थक बोलते हैं। हाँ तनिका मैम, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर मुझे एक पूछना है हाँ केस के बोलिए। बारे में। सर एक पेशेंट है, उसकी हाँ नॉर्मल डिलीवरी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ तो उसके बाद ना उसका ना एक स्टिच जो है वो मतलब स्टिच टूट गया उसका। सो 3 महीने से वो डॉक्टर से ना कोटरी करवाई जा रही है, कोटरी करवाई जा रही है, बट उसका कुछ नहीं हो रहा है। और अभी सेंटिनल एक टैग भी बन गया साइड से ना, तो हाँ। उसके हम क्या कर सकते हैं उसमें सर? अगर ना इस पे हरिहर सर हैं क्या? हरिहर सर होते, अभी नहीं है शायद, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम। सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी दीजिए। सूक्ष्म त्रिफला और अमृता गुगुल, कैशर गुगुल, त्रिफला गुगुल, ये दीजिए। क्योंकि गुगुल जो है ना, वो एंटी इंफ्लेमेटरी और पेन किलर है, और क्लेद को वो दूर करता है। पेशेंट को बोलिए नमक कम खाए, दही कम खाए, और जो व्रणितोपासनीय अध्याय जो बोला है सुश्रुत संहिता में, उसमें अभिसंधि पदार्थ बंद बोला है। अभिसंधि पदार्थ मतलब क्या होते हैं? जो स्त्रोतोरोध मतलब क्लेद को उत्पन्न करते हैं, पानी पानी उजिंग उजिंग करते हैं पानी। जैसे कि मिक्स फ्रूट सैलेड हो गया, फिर मिल्क शेक हो गया, दही फिर वगैरह हो गए? दही हो गया, ज्यादा नमक हो गया, भैंस का दूध हो गया, और दिन में सोना हो गया, और ज्यादा पानी पीना। ये सब चीजें बंद करें। फ्रूट जूस भी ले रहे हैं ना, आजकल क्या हो रहा है, मैंगो शेक बना रहे हैं ना, आप देखिएगा मार्केट में कच्चा दूध लेके आते हैं पैकेट वाला, और उसी में दूध डालते हैं, मैंगो डालते हैं, और घुमा के बर्फ डाल के पिला देते हैं। कितना अभिसंधि है वो। ये सब बंद कर दे, दीपन और पाचन सर करते। हाँ जी बोलिए। जी जी सर कुछ लगाने के लिए भी दे सकती हूँ? मैंने सूक्ष्म त्रिफला और एकीटी तो मैंने आज उसको दे दिया है। और कुछ मैंने जाते आदि घृत बोला उसको लगाने के लिए, और कुछ मतलब ऐसा कुछ लगाने के लिए? मतलब वो चिपक गया है कि खुल गया है? नहीं, खुल गया है, वो खुला हुआ है। तो उसमें स्टिच तो लगाना ही पड़ेगा ना। स्टिच लगाना पड़ेगा? अगर वो ज्यादा है और स्किन ऐसे खुल रहा है पूरा, तो नहीं, स्टिच खुला तो हुआ है इसके, मतलब बहुत ज्यादा नहीं है, एक स्टिच जैसे खुला हुआ है। ऐसे तो ये जो यष्टि मधु है, संधानीय गण के द्रव्य, वो देना चाहिए। आभा गुगुल, लाक्षा गुगुल, और लाक्षा का चूर्ण अगर मिले तो वो स्प्रिंकल करें तो वो हील कर देता है। या आपके पास कुटज का छाल होगा, या बट उदुम्बर, जो वो मैं मंगवा पंचवर्धक लूंगी होता है। पंसारी की दुकान से। हाँ तो कषाय रसात्मक जो छाल होते हैं ना, आम का छाल, जामुन का छाल, उसको हल्दी में मिक्स करके और ऊपर से स्प्रिंकल कर दीजिए, वो हील कर देगा पूरा। अच्छा, ठीक है। मतलब अगर नहीं हुआ तो फिर स्टिच लगवाना पड़ेगा? हाँ अगर नहीं हुआ तो फिर करना पड़ेगा, स्टिच लगाना पड़ेगा। ओ स्टिच लगा के अच्छा। क्या, बॉर्डर को थोड़ा पास ला देंगे ना, तो वो ज्यादा हाँ, हो जाएगा। ठीक है। और सर एक पेशेंट है, उसकी कॉम्प्लेक्स सिस्ट है सर। कहाँ पे? सर ओवरी में। अच्छा। तो सिक्स्थ, सिक्स्थ मतलब क्या होता है कि पानी का बुलबुला, जो चीज है ना, मांस मेद की दुष्टि होती है और वहां पे पानी चला गया है, वहां की धात्वग्नि मंद है। जी। तो यहाँ पे आपको दीपन पाचन करना पड़ेगा, और बाकी शिष्ट की जो दवाइयां हैं, जैसे लता करंज है, कुबेराक्षवटी है, कांचनार गुगुल है, मांस पाचक, मेदोपाचक, चंद्र प्रभावटी, वो क्लेद को निकालेगी, गोक्षुरादि गुगुल है, वो दीजिए, आरोग्यवर्धनी वटी दीजिए, ये सब हो जाएगा। ठीक है सर, एक्चुअली उसका हेतु ये है पेशेंट का कि पेशेंट रात जैसे सारा काम दिन में करती है, और रात को उठ के ना, फिर वो 10 से लेके, वो पेशेंट पेंटर है, सो उठ के रात को 10 से 2 बजे तक पेंटिंग करती है। वाह, क्या तो हेतु है। हाँ, वो कहती है कि मेरे पास यही है टाइम करने का, और कुछ मेरे पास टाइम है नहीं। तो बोलिए यही सब करने से आपको शिष्ट हो गया है, और बढ़ाना है तो आप करते रहिए। मेरे पास तो एक पेशेंट आई थी, उनको ये था, पीसीओडी था ना, तो पहले उनका मटर के दाने की तरह था। तो उन्होंने बॉम्बे हॉस्पिटल में पंक्चर कराया। पंक्चर कराने के बाद फिर उनका बड़ा हो गया। हेतु सेवन ऐसे ही हो रहा था जैसे आप बता रही हैं, उल्टा पुल्टा खाना वगैरह, वेगावरोध वगैरह। तो उनका हो गया टेनिस बॉल की तरह। फिर पंक्चर कराया, फिर हो गया फुटबॉल की तरह। फिर उन्होंने कहा मैं कितना पंक्चर कराऊंगी, फिर उनको एचआरटी दिया, हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, अभी वो ठीक ही नहीं हो रहा था। फिर उन्होंने मेरे पास आई, और मैंने उनका हेतु सेवन बंद कराया, बस्ती दिया, सहचरादि तेल का, और यही सब चिकित्सा दिया, ठीक हो गई। और उनको मेंसेस आने लगे, पीसीओडी भी ठीक हो गया, और उनको मतलब वो प्रेग्नेंट कंसीव भी कर ली, अच्छा हो गई। ये सर 42 ईयर्स ओल्ड लेडी है।
तो इसको अभी वैसे कोई ऐसे है सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसने वैसे अल्ट्रासाउंड कराया था, रेगुलर टेस्ट कराए, और इसमें ये निकल आया, लेकिन इसका हेतु बहुत ये है क्योंकि नहीं, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेतु। व्याधि पालने से क्या फायदा होगा? वही अगर वही। बीमारी है उसको बाद में तो नुकसान करेगा ही ना। जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तब क्या करेंगे वो? जी 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 सर, मैंने बोला तो है हेतु अपना बंद करें अभी, देखो सर अगर मन कर लेती हैं तो फिर। सर्वम परित्यज्य शरीरम अनुपालित, सब कुछ त्याग के पहले शरीर की रक्षा करें। शरीर है तो सब कुछ है, शरीर नहीं है तो कुछ नहीं है। जी 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 सर, मैं फिर अभी मैंने उसको सर वो ही दिया है अभी, ये काचनार गुगुल वगैरह दिया है, और दीपन पाचन करके अनुलोमन दिया है अभी तो, और साथ में सूक्ष्म त्रिफला दिया है। तो मैंने उसको बुलाया अभी 15 दिन के लिए, फिर मैंने बोला 15 दिन के बाद फिर से कुछ ये अभी कुबेराक्ष बटी और लता ग्रंथ वगैरह, ये कुबेराक्ष बटी स्टार्ट कर दूंगी, और फिर देखते हैं सर उसका 3 महीने तक आप एक ऐसा पेशेंट। सोचिए कि कॉम्प्लेक्स सिस्ट का मतलब क्या है, कि आपने ना 15-20 अंगूर लिए, और वो ना एकदम चिपक गए, पूरा 15-20 अंगूर अचानक ऐसे चिपक गए। तो ऊपर से दिख रहे हैं कि अंगूर 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 अंगूर, लेकिन अंदर से वो चिपके 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 हैं ऐसे। अच्छा। जी वैसे सर। कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, मतलब वो जो जी। उसमें पानी भरा हुआ है अंगूर की तरह है वो पूरे। वो बाद में नुकसान करेगा ना उनको। तो सर इसमें भी एकीटी वगैरह चलेगी ना? नहीं, इसमें इन्फेक्टिव पैथोलॉजी थोड़ी ना होती है, आप दे सकती हैं ऐसे, लेकिन वो काम नहीं करेगा ना इसमें। अच्छा, इसमें मतलब वही इन्फेक्शन चलेगा होगा तब हमारा ना। कुबेराक्ष और क्रंच वगैरह, लता क्रंच वगैरह, और ये हाँ, काकनार कांचना। वगैरह, है ना? हाँ। इसमें चंद्र प्रभावटी अच्छा काम करता है। हाँ, त्रिफला गुगुल आप दे सकते हैं, वो लेखन कार्य करता है। गुडुची का अमृता गुगुल दे सकती हैं। ऐसे हम दूसरे तरफ से दे सकते हैं वैसे सोच के। जी जी जी। ठीक है, और सर एक तीसरा पेशेंट और है, एक 73 ईयर ओल्ड लेडी है सर, उसका हाइपोटोनिक ब्लैडर है। मतलब उसका यूरिन मतलब बाहर निकलता ही नहीं है सर, थोड़ा पूरा नहीं निकलता, थोड़ा 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 रेजिड्यूल करके, और पूरे दिन में सिग्निफिकेंट रेजिड्यूल हो जाता है उसका। और डॉक्टर ने उसको बोला है कि परमानेंट आपको कैथेटर लगाना ही पड़ेगा। उनका हिस्ट्री में आपको ऐसा पता चला कि हिस्ट्री में सर उसके स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि हस्बैंड जो है वो डोमिनेटिंग है, तो जो हस्बैंड ने बोल दिया शी हैज टू डू इट, उसको कोई ऑप्शन नहीं है उसके पास, वही हिस्ट्री है उसकी मेन। तो ये हेतु मिला ना कि मन के विरुद्ध काम हो रहा है, तो ये शोक हाँ। शोक हो रहा है, तो वो वायु को प्रकोपित कर रहा है। ये एक हो गया। और वेगों को वो धारण करती है, उदीरण करती है, या तो जबरदस्ती निकालती है या वेगों को रोकती है। ये भी हिस्ट्री देखिए। मैंने पूछा था सर उसको, पर कहती कि मेरे शुरू से ही ऐसा था कि मेरे को जब यूरिन आता था तो मुझे जाना ही पड़ता था, तो बार 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 आता था उसको, बट फिर भी उसका रेजिड्यू रह ही जाता है सर। कोई बात नहीं, वो ठीक हो जाएगा। डॉक्टर नवीन जोशी सर को भी यही हुआ था ना, जो सर्जरी हुआ था। तो वो बोल रहे थे ना कि मुझे रेसिडुअल यूरिन रह जा रहा है, मैं क्या करूं क्या करूं। तो आपको याद होगा, मैंने और प्रशांत भट्ट सर ने कहा था कि आप बस्ती लीजिए। हाँ तो जी मैं हाँ जी। चंदन वाला लाक्षादी तेल भेजा था, शीर वाला तेल भेजा था। क्योंकि उनका जो कंडीशन था ना, डॉक्टर्स ने कहा था कि अगर आपका यूरिन रहा तो इससे इतना गैस बनेगा कि आपकी डेथ हो जाएगी। ये खतरनाक मोड़ पे है आप। तो उन्होंने जब बस्ती लिया तो बस्ती से ठीक हो गए। और अगर पेशेंट अलाउ करते हैं तो मूत्र मार्ग से आप मूत्र मार्ग से उत्तर बस्ती भी दीजिए। और सर ये अभी सिस्टाइटिस और माइल्ड एसाइटिस में भी तो उसको थोड़ा हाइड्रोनेफ्रोसिस भी हो गया, माइल्ड हाइड्रोनेफ्रोसिस, क्योंकि वो यूरिन रिटेन करके बैक प्रेशर पे गया, और अभी उसको माइल्ड एसाइटिस भी आया है इसी के कारण ही, तो ये इन्फेक्शियस पैथोलॉजी अग्निमंद होगा। तो है ही ना, रोगा सर्वेपि मंदाग्नो। तो आपको दीपन पाचन करना पड़ेगा, यकृत पे कार्य करना होगा, जैसे आरोग्य वर्धनी वटी। और मतलब आपको ऐसा करना है कि यकृत को अच्छा करना है। तो ठीक है। मकोए है, या काक माची जो बोलते हैं, वो उसका स्वरस दीजिए। कुमारी दीजिए, कुटकी दीजिए, या आरोग्य वर्धनी दीजिए, यकृत लहरी लौह दीजिए। परपटी कल्प दीजिए। दूध पे रखिए मैक्सिमम, बहुत ज्यादा दूध पे रखने, लेकिन मैक्सिमम। और आसवरिश दीजिए, जैसे पुनर्नवासा या गोखरू का आढ़ा, ये सब दीजिए। तो ठीक है सर। मूत्र थैंक यू प्रवृत्ति सर। करिए, और उनको बस्ती दीजिए, बस्ती और उत्तर बस्ती दीजिए। मूत्र मार्ग से उत्तर बस्ती 5 से 10 ml तक दीजिए। जो हाइपोटोनिक है ना, वहां पे जैसे ही स्नेहन होगा तो वो जो मसल्स हैं वो लूज हो जाएंगे, और उनको सब अच्छा होने लगेगा। ठीक है सर, मैं फिर करती हूँ, मैं कल उनको बुलाती हूँ और बात करती हूँ सर। ऐसा सोचिए कि उनके जो अंदर जो मसल्स है ना, जो यूरिन को वो करते हैं, और नर्व्स का प्लेक्सिस है,
वो ड्राई हो गया है, सूख गया है। तो उनको इसलिए यूरिन नहीं आ रहा है, इसलिए वहां पे ये हमें उत्तर बस्ती करना है और मात्रा बस्ती, या मतलब बस्ती जरूरी है वहां पे। अच्छा बस्ती ना, हाँ, ठीक है सर, मैं करती हूँ। 3 से 6 महीना करना पड़ेगा, एक दिन में नहीं होगा। वो करते रहेंगे ना तो पूरा ठीक हो जाएगा। सर ठीक है। एक प्रश्न है। हाँ सर, पूछिए सर। सर 35 years old फीमेल हाँ पेशेंट है। हाँ। उनको तो है ना अनियमित है, मान लो कि 20 दिन में आता है, कभी महीने दिन में आता है, रहता है 4 ही दिन, और थोड़ा ब्लैक कलर का आता है। हम्म उनको 4 डिलीवरी हो गई नॉर्मल, हम्म चारों 4 बच्ची है। हम्म अभी उनको अनियमित आर्तो है, भूख नहीं लगती है, हम्म और उनकी हिस्ट्री में जो हमारा गुजरात का खाना है इसमें वो दूध और नमक थोड़ा लेते हैं, वो तो बंद कर दिया, आज से मान लो कि बंद कर देगी। और उसको ट्रीटमेंट में देने से क्या करें? मंदाग्नि है। मंदाग्नि है उनको। तो मतलब हाँ आर्तव को नियमित करना है ना आपको। हाँ हाँ सबसे हाँ पहले तो हमें दीपन पाचन अनुलोमन और हेतु सेवन सारा बंद कराना पड़ेगा। दिनचर्या अच्छा करना पड़ेगा, रात्रिचर्या अच्छा करना पड़ेगा। स्ट्रेस है उसको हाँ कम करना पड़ेगा। और इतना डिलीवरी हुआ है तो सुति का परिचर्या हुआ है क्या? हाँ, वो सब नॉर्मली उसी टाइम तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। बीच में उनको ठीक है, सुति वो का परिचर्या क्या हुआ मतलब कि गर्म बीच सेक वगैरह में दिया गया है क्या सर उनको? सर उसको 5वीं बार भी गर्भ रह गया, और 5वीं बार किसी ने उसको डॉक्टर ने बताया कि उनका विकास नहीं हो रहा है, तो उनको वो डीएनसी कराना पड़ा। फिर इनके बाद दोबारा भी उनको ऐसा बोला कि अभी कोई मेंसेस में प्रॉब्लम आ रहा है, तो दोबारा डीएनसी कराना पड़ा। एक बार तो गर्भ का निकाल करना पड़ा, दोबारा ऐसा करना पड़ा, और तब से यह चल रहा है 8 साल से तो यही डीएनसी अनियमित जो हुआ है आर्तव। ना, गर्भाशय लेखन। गर्भाशय लेखन है एक तरह से बात प्रकोपक हेतु है सर। वहां पे बहुत ज्यादा बात का प्रकोप हो गया जब खुरेचते हैं ना डीएनसी में। क्यूरेटिंग। आप शशि मैडम से पूछिए, उसमें कितना हाँ वो जी होता है, तकलीफ होता है जब खुरेचते हैं जी। तो हाँ वहां हाँ पे वो स्नेहन होना जरूरी है, इसलिए बस्ती देना पड़ेगा। बिना बस्ती के, उत्तर बस्ती के ठीक नहीं होगा। मेंसेज आते हैं क्या उनको सर? हाँ सर आता तो है, 4 दिन रहता है, थोड़ा ब्लैक कलर का आता है, और थोड़ा इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रंथि जैसा भी आता है, ऐसा बोल। तो मेंसेस के बाद उनको अगर पॉसिबल हो तो आप उनको उत्तर बस्ती दिलवा दीजिए। और नहीं तो मात्रा बस्ती कंटिन्यू दिलवाइए सर, और फल घृत खिलाइए। या काश्मीरी का जो घृत होता है ना, जी गंभारी का जो घृत है वो जी। खिलाइए। और बाकी दवाइयों में आप रस पाचक, रक्त पाचक, थोड़ा घी खिलाइए, दाढ़ी मादी घृत जो रक्त धातु को अच्छा करे। दाढ़ी मादी घृत खिलाइए, दाढ़ीमा वलय खिलाइए, नवायत लौ, ताप्यादि लौ खिलाइए। उससे फिर रक्त धातु अच्छा हो गया। रस पाचक, रक्त पाचक से रक्त की रस की अग्नि अच्छी हो गई। फिर गर्भाशय पे काम करने वाली दवाइयां, तो उसमें पुष्प धनवा रस है, कन्या लुहादी वटी है, वो मेंसेस को रेगुलेट कर देती है। कन्या लुहादी वटी है। फिर और कौन सी दवाइयां काम करती है जो गर्भाशय को अच्छा करे? तो उसमें गंभारी का जो घृत है, काश्मीरी घृत, वो अच्छा करता है। और बला जो है वो सबसे अच्छा बल बल देती है। तो शीर बला तेल का मात्रा बस्ती दीजिए कंटिन्यू, बहुत अच्छा हो जाएगा। फल घृत भी दीजिए। जी जी। हाँ, क्योंकि अभी उनको मेंसेस के टाइम पे दर्द रहता है दर्द रहता है, यही मतलब वायु कमर जो है में, वो दूषित है सर। वायु जो है ना स्त्रोतोरोध कर रहा है, कमर में। रुक्षता है। हाँ, वायु का चल गुण भी बढ़ा है। तो वायु कमर में। निकल नहीं पा रहा है, कमर दर्द भी हो रहा है उनको। बराबर है ना? हाँ हाँ तो इसीलिए मात्रा बस्ती तो जरूरी ही जरूरी है उनको। ठीक है। ठीक आप ये केस बताइएगा सर, क्या फायदा हुआ जो अभी हमने डिस्कस किया? जी ठीक है। सर, मैं बोलूंगा सर, आज ही मैंने देखा है, और जी मैंने अभी उनको कन्या लोहा दी, जी और कांचनार गूगल दिया, और योगराज गूगल दिया, सादा महायोगराज नहीं, सादा योगराज गूगल दिया, जी और कुमार यासव दिया, और जी उनको एक गुरुचि सत्व शतावरी जी।
हाँ, थोड़ा ब्रीहन करने के लिए आपने और सही सोचा। शंख भस्म। हाँ, शतावरी तो गर्भाशय पे बहुत अच्छा काम करता है। हाँ, ये मेरा रह गया था। हाँ, शतावरी गुरु, हाँ, शतावरी गुरु सत्व और शंख भस्म, वो हाँ, उनको सबका। लेने को लिए बोला है। हाँ, और सही। कन्या लोहादिवटी, हाँ। कांचनार गुगुल और हाँ। कुमार यासव दिया है। हाँ। और उनको अनुलोमन के लिए त्रिफला चूर्ण दिया है, रोज शाम को ले लेना। हाँ, हो जाएगा सर। और कुछ नहीं दिया, इतनी चीज दिया है सर अभी। हाँ, इतना और दीजिए, उसको मैं थोड़ा और भूख दवाइयां भूख। बता सकता हूँ सर। मैं 200-300 दवाइयां बता सकता हूँ, लेकिन फिर वो कंफ्यूजन हो जाएगा। इतना से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कुछ और बताऊंगा दवाइयां। हाँ नहीं, वो सही बात है। नहीं, अभी तो ये स्टार्ट ही किया है, आज ही स्टार्ट किया, 15 दिन के बाद तो मेरे ख्याल से कितना हम्म। उसको फायदा है वो। चल, ये 20 दिन की दवाई दिया है मैंने अब। और आप वो भी दीजिए ना। अभी वो डीएनसी हुआ है, तो इसलिए ग्रंथिरज फॉर्मूला है ना, पाठाइंद्र त्रिकटु। उससे एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छी हो जाएगी उनकी, हाँ, जनरेट हो जाएगी। जो पाठाइंद्र अब त्रिकटु है ना, वो उसको उसका ग्रंथिरस अनुपान। फॉर्मूला तो, हाँ सर। हाँ, ग्रंथिरस फॉर्मूला मेरे को देने का था, लेकिन पहले मैंने यही दिया उनके, थोड़ा हाँ। संप्रति बंद करने के लिए। मैंने सोचा कि गुरु श्री सत्व, शंख भस्म और ये शतावरी दे दूं पहले 15। हाँ। और हाँ। भूख भूख लगने लग जाए, इसलिए वातावरण के लिए त्रिफला दिया है। और हाँ। कुमार यासव, हाँ। कांचनार गूगल और हाँ। कुबेराक्ष वट्टी, ये देना चाहिए। और वो जो आप बोल रहे हैं ना, गुरुचि सत्व शंख भस्म शतावरी, इसमें रजत भस्म भी देने से फायदा होता है। वो हमारे सर का रजत फॉर्मूला है। अगर हाँ पेशेंट अफोर्डेबल है तो चांदी का भस्म दीजिए। जी सर। जी सर। और बताइए सर। बस वही है, पूरा महीना नहीं होता सर, अनियमित में कभी 20-25 दिन लगता है, 20 दिन में भी आ जाता है, कभी 25 दिन में आता है, और और कभी सर वो एक एक महीना और के चीज। ऊपर भी हाँ, आप पाँच बोलिए। दिन हो जाता है। हाँ, वो जो आपके तो है ना, वो जो वेरावल में प्रैक्टिस करते हैं, उनका नाम क्या है वो सर का, जो इनफर्टिलिटी पे काम करते हैं? वो शैलेश, हाँ, शैलेश भाई जो है ना। शैलेश, हाँ, हाँ उन्होंने शतपुष्पादि तेल मेरे से मंगवाया था। तो उनके 5-6 पेशेंट को अच्छा हो गया, सब मेंसेस भी ठीक हो गया और कंसीव भी हो गए। पूछेगा, शतपुष्पादि तेल हाँ जो होता है, सोया का बीज हाँ हाँ से सिद्ध किया हुआ, वो तेल बहुत ही अच्छा मेंसेस को रेगुलेट करता है। वो एक प्रीति हाँ जुकारिया मैडम है क्या, प्रीति जुकारिया मैडम ने भी दिया है बहुत सारे पेशेंट को। उनके भी पेशेंट सब ठीक हो गए। हाँ, सब कुछ बात ही बराबर है। जी। इसी का उल्लेख हमारे चरक संहिता में शतावादी तेल, योनि व्यापक चिकित्सा में बताया। शतावत वही शतपुष्पा का ही शतावा, वही वही है। बाळनशेपा। बाड़न शेपा, हाँ। उसी को शतपुष्पा, बाड़न हम्म शेपा बोलते हैं, शतावा बोलते हैं। हम्म। इतना अच्छा होता है ना। वो उसका हमारे। उत्तर बस्ती या, हाँ, हाँ, बोलिए उत्तर बोलिए। बस्ती या बस्ती स्नेह बस्ती। दोनों भी देना चाहिए, पेशेंट क्या करता है, अलाउ करता है उस पे। अच्छा, मेल फीमेल दोनों में भी। नहीं, ये फीमेल का केस बताया ना सर ने, इरेगुलर मेंसेस का बताया सर ने। अच्छा। और मुझे ये कहना है कि वो एक गौरी सर देशमुख मैडम, आप जानते हैं, जमदग्नि सर की स्टूडेंट है, मुंबई में हाँ प्रैक्टिस करते हैं। हाँ वो मेरी सीनियर हैं। उन्होंने यही शतावादी तेल या शतपुष्पादी तेल पे एमडी में रिसर्च किया है, और उनको इतना अच्छा रिजल्ट आया, इतना अच्छा। तो उन्होंने उसका पेटेंट बना लिया है वो तेल का। गौरी बोरकर ना। हाँ, वही हम्म, वही, उनका मेन नाम सर देशमुख था, अब शादियों के बोरकर। हमारे से बोरकर। हाँ उनकी किताबें भी आती हैं गायनेक पे, मराठी में। उनके लेक्चर्स भी हाँ। हैं। तो आप लोग ना आंख बंद करके इसका प्रयोग करिए, शत पुष्पादि तेल, इतना बढ़िया रिजल्ट आता है ना। जी। ठीक है, और बताइए कोई केस। सर सर ये मिल जाता है आराम से कि उन्हीं से मंगवाना पड़ेगा? अभी ये जो लोग बनाते हैं वो बनाते हैं, मैं बनाता हूँ ना, मैं दे दूंगा आपको। बहुत बहुत शुक्रिया सर, जरूर दे देना सर। इसका मात्रा बस्ती दिया ना,
तो आपके हर गायनेक के पेशेंट ठीक होंगे। मतलब इसका ऐसा है कि ये दवाई फेल नहीं हुई है आज तक, मेंसेस रेगुलर कर देती है। फाइब्रॉइड के पेशेंट हो, एडिनोमाइसिस हो, एंडोमेट्रियोसिस हो, हर में वो काम करता है। और आप ना ये देखिए, जो भाव प्रकाश निघंटु है उसमें देखिए कि शतावा शतपुष्पा का क्या रोल होता है गर्भाशय पे। तब आप पहले पढ़िए, आपको सही लगता है तब आप विश्वास करिए। पुष्पा को वैसे आम पुष्पा नाम तो भाषा में क्या बोलते आवाज कट रहा है आप लोग का। हैं? डॉक्टर दिनेश सर, आवाज कट रहा है। है सर शत मैं क्या शत क्या पुष्पा बोल को रहे हम थे? आम मतलब भाषा में क्या बोल सकते हैं, या कोई और नाम मराठी हो? में, मराठी में बाड़न शेपा बोलते हैं। और सोया, सोया का आप साग खाते हैं क्या? सोया का, उसके बीज। इधर इधर नहीं चलता यहाँ, गेंदा वाला तो शायद गेंदा होगा। नहीं नहीं। आ, अच्छा। आप वीना मैडम, आप मैं उसको सोया शेपू का बोलते हैं ना? सूरजमुखी, सोया बोलते हैं कि सूरजमुखी बोलते हैं आप? नहीं 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 नहीं, शेपू का भाजी मराठी में खाते हैं ना, शेपू, उसी के बीज। हाँ, शेपू। हाँ, जैसे और सौंफ होता है बड़ी ना, शेप को भी शतपुष्पा ही बोलते हैं। बड़ी शेप है ना, बड़ी सोप, वो तो लेकिन थोड़ा उसको वो भी मिश्रया शतपुष्पा बोलते वो बोलते हैं, लेकिन वो मिश्रया हो जाता है। और शत पुष्पा मतलब सोया। हैं। हाँ, शेपूची भाजी हाँ, महाराष्ट्रामध्ये खातात। हो, हो। आप नेट पे डालिए शतपुष्पा, उसका आ जाएगा आपको सब डिटेल। वो जैसे धनिया का पत्ता होता है ना, वैसे ही शतपुष्पा होता है, उसके बीज जो होते हैं उसको शतपुष्पा, 100 पुष्प वाले ऐसे शतपुष्पा। इतना बढ़िया है ना, हर गायनेक पेशेंट को देना चाहिए। और हमारे सर ये बोलते हैं कि आपके पास मतलब नए कपल आए, अगर आयुर्वेद को फॉलो करते हैं तो कंसीव होने के पहले अगर अच्छा संतान चाहिए तो गर्भ संस्कार करना है ना, सबको वमन विरेचन करा के, या फिर वमन विरेचन नहीं कराना चाहते हैं तो कम से कम शतपुष्पादि तेल का मात्रा बस्ती दे दीजिए। और उसके बाद देखिए कंसीव होने पे बच्चा अच्छा ही होगा। मतलब इतना उसका फायदा है। सर चलिए। प्रणाम। हाँ, प्रणाम, बताइए। सर वो मेरी पेशेंट थी ना सर, अधोगत रक्त पित्त वाली, जो फाइब्रॉइड यूट्रस वाली पेशेंट थी हाँ, सर, जिसका वमन किया था और सर हमने ट्रीटमेंट दिया था। सर अभी उनका अल्ट्रासाउंड 3 महीने बाद मैंने रिपीट कराया ना, तो उनका फाइब्रॉइड का साइज बढ़ा हुआ आ रहा था। और मतलब यूट्राइन कैविटी का भी साइज बढ़ा हुआ था, बल्कि यूट्रस ही आ रहा था। सर बाकी पेशेंट को सर सिम्टोमेटिकली तो रिलीफ मिला था। पहले तो हैवी मेंसेस हो रहा था पेशेंट को, जब मैंने चंदन वाला लाक्षादित तेल की मात्रा बस्ती भी दी थी। उसके बाद तो अब पेशेंट को मतलब मेंसेस नॉर्मल है। और क्या कहते हैं, पहले क्लॉट्स भी आ रहे थे, क्लॉट्स भी नहीं आ रहे हैं। और एचबी भी क्योंकि ताप्यादि लॉ वगैरह दिया था, नवायस लॉ, लाख ताप्यादि लॉ, तो एचबी भी अभी सही है पेशेंट का। वेट लॉस हो रहा है सर पेशेंट का। और सर उसका ना फाइब्रॉइड का साइज बढ़ा रहा है सर। तो इसमें मेरे को आगे मतलब कैसे डील करना चाहिए, मतलब कैसे आपने इसमें। आपने सब अच्छा किया। तो एक तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है? नॉक द डोर अंटिल डोर इज नॉट ओपन। जब तक आप जीत नहीं जाती जंग, तब तक आपको पेशेंट को ऐसे नहीं बोलना कि मैं हार गई। सिम्टम्स, आपका जी सर। ट्रीटमेंट सही है इसलिए उनके सिम्टम्स कम हो रहे हैं। अब फाइब्रॉइड बढ़ रहा जी है, इसका आपका केस टिकिंग करके पता लगाना पड़ेगा हेतु क्या है। विरुद्ध अन्न खा रही है जी क्या? विरुद्ध टाइम पे खाना खा रही है क्या? बिना भूख के खा रही है क्या? कोई बात का स्ट्रेस ले रही है क्या? वेट लॉस क्यों हो रहा है? क्या हो रहा है कि वेट लॉस हो रहा है? टेंशन में है क्या? स्ट्रेस में है क्या? ग्रहणी दृष्टि है क्या? रक्त रस की दृष्टि क्यों हो रही है? क्योंकि आप चिकित्सा कर रही हैं, लेकिन वो फिर फाइब्रॉइड जी क्यों बढ़ रहा है? कुछ तो खा रही है वो, विरुद्ध अन्न खा रही है। और ऐसे आप जी उसमें सर। अच्छा कुमारी कुमारी का जो रहता है ना, एलोवेरा का अंदर का जो, वो लेके गुड़ के साथ खिलाइए, जो जेल होता है फ्रेश। कुमारी और गुड़, जी मांस पाचक, मेदो जी पाचक खिलाइए, जी कुबेराक्ष खिलाइए, कांचनार गुगुल जी खिलाइए। पत्र पोटली जी श्वेत कर, पत्र पोटली श्वेत में आपको पता होगा वो पूरा फाइब्रोइड को डिजोल्व करता है। तो इसमें निर्गुंडी के पत्ते, अर्क के पत्ते, जी जी हाँ, इमली के पत्ते, फिर जी एरंड के पत्ते, करंज के पत्ते, और एक और रह गया। ऐसे पत्तों को लेना है
आप YouTube में देखिए, और सरसों के तेल में उसको फ्राई करके, हाँ जी सरसों सर। के तेल में फ्राई करके पहले पत्तों को स्मॉल पीसेस में कट करना है, फिर पत्तों को हाँ जी हल्का, सर, और लहसुन हाँ, वो जी फिर सर। पेट पे नाभि के असमनता वहां पे सेक करना है, 2-3 पोटली बना के, और उसका रस निचोड़ के जी वहां पे लगा के और उसको बांध जी के रख देना है रात भर। और उसी तरह से जलौका जी व सर। चारण करना है, तो वो पूरा गांठ जो है वो डिजोल्व हो जाता है। सर तो और पहले पत्र पोटली स्वेट करना है, फिर जलौका चरण। आगे पीछे, अगर आपने पत्र पोटली जी स्वेद किया तो जलौका लगेगी नहीं उसके स्मेल से। हाँ जी जी हाँ, उसकी स्मेल से नहीं लगती सर। जी और दूसरा है कि आपको अगर उत्तर बस्ती आता है, तो क्षार काशी जी सादी तेल का अगर उत्तर बस्ती दिया मेंसेस आने के बाद, जो 5 दिन तक जी इंटरनल ऑर्गन्स खुला रहता है, क्षार काशी सादी तेल का जी मात्रा सॉरी उत्तर बस्ती दीजिए, 1 से 4-5 ml जितना आप दे सकती हैं, जी। आप दीजिए या किसी से दिलवाइए। तो क्षार काशी सादी तेल पूरा फाइब्रोइड को डिसॉल्व कर देता है। ठीक है सर। क्योंकि मैंने ठीक है सर। तो मैंने किया है वो मैं बता रहा हूँ। अगर इंटरनल दवाई से नहीं हो रहा है तो उत्तर बस्ती से ही वो ठीक होता है। ठीक है सर। ठीक है। सर मैं करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। सर इनके साथ एक और फाइब्रॉइड की पेशेंट आ रही थी। तो सर उनका तो ये है कि सर उनके दो फाइब्रॉइड्स थे, तो एक फाइब्रॉइड छोटा जो था वो डिसॉल्व हो गया, और एक बचा है, उसका भी साइज रिड्यूस हो गया 2-2.5 महीने के ओरल मेडिसिन से। बट इनका जो है साइज इंक्रीज हुआ है। क्या क्या दिया था सर आपने? सर, मैंने सर पहले तो उनको वमन कराया था, हम्म। और उन्होंने क्या कहता है, उनको पहले एलोपैथ में दिखा रहे थे ना सर, तो हार्मोनल थेरेपी भी चली थी ना, उसकी वजह से उनका मेंसेस भी डिस्टर्ब हो गया था। फिर हम्म। मैंने सर उनका दीपन पाचन अनुलोमन किया, और उसके बाद सर मैंने यही आरोग्य वर्धिनी वटी, काचनार, गुगुल, और सर ये रस पाचक और मांस पाचक, सर ये दिया था मैंने उन्हें, और अशोकारिष्ट दिया था साथ में। हम्म। तो सर इससे उनका मेंसेस रेगुलर आया उनको, मतलब मतलब 2 साइकिल के बीच में इंटरमिटेंट साइकिल में कोई मेंसेस नहीं हुआ। फ्लो ठीक हो गया था, और पेशेंट मतलब ठीक फील कर रही थी। और अभी एक अल्ट्रासाउंड उन्होंने कराया है, तो छोटा वाला फाइब्रॉइड गायब है, एक इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड है, उसका भी साइज 2 mm तो डिक्रीज हो गया है। तो सर वो तो ठीक है, बट ये वाला पेशेंट का भी है, तो ये इनका आपका साइज बड़ा चिकित्सा था। तो सही है, लेकिन हेतु दोनों जी में अलग अलग होगा। इन्होंने हेतु जी का जी सर। फॉलो कर लिया, उन्होंने नहीं किया। हाँ सर, ये वाली पेशेंट थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्ट्रेस ज्यादा लेती है सर। और ये वातिक प्रकृति भी है इनकी, मतलब टिपिकली, मतलब बहुत लीन एंड स्लिम है ये वाली पेशेंट ना। कोई बात तो नहीं, सर हमें मेरे को तो उनका ठीक करना है। मानस। जी 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 सर। मैं इनका हेतु भी फाइंड आउट करती हूँ सर, और जलौकापचरण और पत्र भोक्ति भी करती हूँ सर। हाँ, ठीक है सर। और ये जी सर, सबका थैंक यू सर। लास्ट में करना है तो क्षार कांतिदादी तेल का जो उत्तर, उत्तर प्रदेश। हाँ। जी सर। और सर एक और था सर, मेरा बेटा है सर 8 साल का ना, उसके लेफ्ट ईयर के ऊपर सर, मैंने उसका पिक्चर भी डाला था सर, एक पैच जैसा हो रहा है, मतलब एक गांठ जैसी हो रही है, तकरीबन सर 15-20 दिन से, और इंक्रीज हो रही है, 1 से 1.5 सेंटीमीटर की हो गई है। उस पे स्केलिंग हो रही है, वाइट, इचिंग नहीं है सर उसको, ना पेन है, ना कोई पस फॉर्मेशन है। और सर उसमें अब वो पैच जैसा दिख रहा है, जैसे हेयर लॉस का पैच दिखता है सर। ये मतलब सर वो तो मतलब बहुत तो मीठा भी खाता है, और दूध और नमक का भी काफी कर देता है, मतलब मेरा रोकते रोकते भी कर देता है वो कई जगह ना। तो सर इसमें मतलब मैं उसको, अभी मैंने आज से उसे गंधक रसायन शुरू किया है सर। इसके अलावा मैं उसे क्या दूं, और कृमि सर की क्या मैं चिकित्सा थेरेपी करिए। करूं? कृमि की चिकित्सा करिए, कृमि कुठार रस, विडंग का चूर्ण, विडंगारिष्ट। कृमि के वजह से ऐसे पैचेस आते हैं बहुत बार। अच्छा। वहां पे तो सर लगाने के लिए कुछ तेल होगा, जात्यादि तेल वगैरह वो लगाइए। जी अच्छा सर, ठीक है। स्केलिंग हो रहा है ना, तो ठीक है स्किन सर। ड्राइनेस हो रहा है, तो वो हील करेगा, क्योंकि उसमें जात्यादि तेल में तुत्त होता है, तो वो पूरा हील जी करता है। सर। हाँ। ठीक है सर, तो सर पहले मैं उसकी कृमि की चिकित्सा करूं, हाँ, और कृमि। उसके बाद। आपने खुद ही बताया दूध और क्या क्या है वो ले रहा है, तो वो कृमि उत्पन्न हाँ हो। जी सर, नमक, नमक दूध लेता है सर वो। हाँ। ठीक है सर। ठीक ठीक है है। सर, थैंक यू सर। तो अभी आप लोगों को आज का सेशन कैसा लगा? 10 बज गए, मैं सेशन बंद करता हूँ। अब हम मैं कल मिल। 1 मिनट में कुछ पूछूं सर? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, हमारा कार्ड, हाँ,
क्वाथ और कषाय में क्या फर्क है? ये जो बाजार में कषाय मिलते हैं अच्छा, सीतारामन के वगैरह, तो वो उसमें क्या अलग रहता है? कषाय अगर हम संस्कृत में देखें तो कषाय, क्वाथ, ये श्रुत, ये सब एक ही है परायना में। जो मार्क हाँ और न काढ़ा हमेशा फ्रेश ही बना के लेना चाहिए। लेकिन कंपनियां जो है ना, वो प्रिजर्वेटिव डाल के बेचती हैं, जैसे सोडियम बेंजोएट या और भी केमिकल डाल के बेचती हैं। आप कोई भी कंपनी का देखिए, बैद्यनाथ हो, सांडू हो, हर लोग कषाय बना के, क्योंकि वो खराब ना हो इसलिए प्रिजर्व, और उसमें लिखा हुआ रहता है प्रिजर्वेटिव का नाम लिखा होता है। कुछ लोग डालते हैं नाम, कुछ नहीं डालते। तो ये शास्त्रोक्त नहीं है प्रिजर्वेटिव डाल के काढ़ा को बेचना। हाँ, कल सीतारामन कंपनी के हमारे वो एमआर ने हमें खाना खिलाया, हम यहाँ के डॉक्टर को, और हमारे उन्होंने कषाय के टैबलेट बनाए, तो ये सही तो नहीं अच्छा, लगता ना। टैबलेट, टैबलेट बनाए। हाँ हाँ, कषाय के सीताराम का आप भी पूछो। तो हाँ, मैंने ये बोला कि टैबलेट से कैसा क्वाथ का अभी क्या है, परिणाम हमारे होगा? सर ये बोलते हैं कि सर के एक गुरु थे, जमदग्नि सर के एक गुरु जी थे। वो दिन कोलेट पेशेंट को 750 ml तक, एक ब्रश तक कषाय ही बोलते थे पीने के लिए दिन भर में। क्योंकि कषाय जो है ना, वो रस धातु पे काम करता है। हमारा रस हाँ धातु जैसे सर्कुलेट होता है ना, तो हाँ 750 ml दिन भर काढ़ा पीना है। जैसे फल त्रिकादि को आते हैं, थोड़ा थोड़ा सिप बाई हम्म, सिप करें, तो रस धातु पे काम करेगा, और रस से फिर वो रक्त में जाएगा, फिर सब काम करेगा। तो वो हमारे सर बोलते हैं कि जो लोग ना काढ़ा नहीं पीते उनको तो काढ़ा ही पिलाना चाहिए। तो ऐसे सब हाँ जगह हाँ हाँ पेशेंट कटेंगे, लेकिन बाद में दिमाग में आएगा कि ये सर काढ़ा ही देते हैं, तो सर ऐसा हमें सिखाते हैं। अब हाँ टैबलेट है कि वो पैलेटेबिलिटी की पेशेंट ले पाए, इसलिए धंधा चलाने, हाँ बिजनेस चलाने, इसलिए टैबलेट खाओ। फिर वो घी का और तेल का कैप्सूल बना दिया है, उससे फायदा हाँ थोड़ा। महानारायण तेल का कैप्सूल बना दिया है, उसको खाओ हाँ, और फिर पेन ठीक होगा। ऐसे होता है क्या कभी किसी का? नहीं होता। शास्त्र अरे, विरोधी हो गया है, पंचामृत परपटी के टैबलेट बना दिए। वो हाँ, ऐसा छोटे पतली पतली उसके पीसेस थे। परपटी हमेशा परपट हाँ परपट पापड़ की तरह ही यूज करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, तो इसका टैबलेट गोलियां बना बना। दिया, बाइंडिंग एजेंट डाल दिया, तो उसमें क्या गुण रहेगा? फिर एक कंपनी ने तो च्यवनप्राश का ग्रैन्युल्स बना दिया था, च्यवन ग्रैन्युल्स। ये अरे फिर बाप। यहाँ पे एक और है ना पुणे में। और ना, अभी आपने रसपाचक रक्तपाचक बोल दिया ना, तो हाँ, वो कैसे देना? 1 महीना रसपाचक, दूसरे महीने में रक्तपाचक देना, ऐसा उसका भी करना है? अलग अलग मेथड होता है, या तो 7 7 दिन दे, पहले रस पाचक एक हफ्ता, फिर रक्त पाचक 1 महीना, फिर मांस हाँ पाचक 1 महीना, ऐसे देंगे तो फिर वो फाइब्रॉइड मांस और मेद तक है तो फिर फायदा होगा। या एक एक महीना दें, वो अच्छा। पेशेंट आपके पास लॉन्ग टर्म तक रहने वाला है कि शॉर्ट टर्म, वो देखना पड़ता है। हाँ, और ओके। पेशेंट कभी भी बोलना चाहिए, फाइब्रॉइड वगैरह जो है ना, इसको 1.5 साल 2 साल लगता है ठीक होने में। खुद का अपना दिमाग जो है वो शांत रख के धैर्य से बोलना चाहिए कि टाइम लगता है। अगर कोई भी बोलेगा कि हमको ठीक कर दो, और फिर डीएनसी करा के, वो मायोमेक्टोमी करा के अगर एलोपैथी के डॉक्टर्स करते हैं, उससे और कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाते हैं। वो ठीक नहीं होता है, वो और कॉम्प्लिकेशन होते हैं। एक तो मेरे पास पेशेंट है, उनको 42 ईयर्स का एज है, और उनको आज से 15 साल पहले मल्टीपल फाइब्रॉइड थे। तो 42 माइनस 15 साल करिए, उस उस समय में उनको पूरा फाइब्रॉइड का मायोमेक्टोमी किया, फाइब्रॉइड्स का। उस समय से आज तक उनको मेंसेस ही नहीं आ रहे। फिर उनकी शादी हो गई, अब वो बोल रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तो उन्होंने आईवीएफ कराया। आईवीएफ करा रहे हैं तो वो इम्प्लांट ही नहीं हो रहा। तो बोल रहे हैं कि जैसे पहाड़ होता है ना, ऊपर नीचे उबड़ खाबड़ होता है, वैसे आपका एंडोमेट्रियम लाइनिंग पूरा वो मतलब वो रह ही नहीं पा रहे। बीज है और शुक्राणु भी जोड़ रहे हैं वो लोग, वो टेस्ट ट्यूब में डाल रहे हैं, लेकिन डालेंगे कहाँ? जमीन एकदम पथरीली जमीन हो गई एंडोमेट्रियम। तो हम्म, ये जो सर्जरी होता है ना, उससे रुक्षता बढ़ती है। तो अभी मैंने उनको फलघृत वगैरह खिलाना शुरू किया है, मात्रा बस्ती देना शुरू किया है। मैं ऐसे कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन ये अच्छा। सब जो सर्जरी और डीएनसी होता है ना, इससे और लेखन और रुक्षता बढ़ती है, एंडोमेट्रियम पूरा डैमेज हो जाता है इससे। आघात ही होता है ना वो तो। हाँ,
अभिघात से सर्जरी हुई थी। हाँ और वातप्रकोप। वहां पे ऐसे सेल्स तैयार होते हैं जो अस्थि धातु का विमार्गमन हो जाता है आर्तवस्त्रुतस में, मतलब अस्थि तत्व कैल्सिफिकेशन, ऐसे फाइब्रस सेल्स और तैयार हो जाते हैं, रुक्षता आ जाती है। चलिए तो मैं सेशन बंद कर देता हूँ, कल और बात करेंगे। आप लोग कुछ सुझाव देना चाहते हैं सेशंस में तो आप बताइएगा, और मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम, गुड नाइट, रात्रि। अब हम सुबह मिलेंगे। सभी को धन्यवाद। इसमें सर मजा आती है। हाँ सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आपको कुछ सुझाव देना है तो ग्रुप में लिख दीजिए सर। थैंक जी यू जी। सर, अब मैं सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू।